हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो ईटीएफ्स होते हैं बड़े पॉपुलर हैं। ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ईटीएफ्स जो होते हैं नॉर्मली ये किसी ना किसी अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स खोला हुआ है, तो ये काफ़ी सारे ईटीएफ्स हैं जो कि इसको ट्रैक करते हैं। और इन ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन जो निफ्टी की 50 कंपनीज हैं, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो फीस होती है मैनेजमेंट की वो बड़ी कम होती है। तो आज मैं ये समझाऊंगा कि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कब करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, और क्यों ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से हमेशा कम रहते हैं। या उल्टा अगर आप इसको समझ लें तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है कि आप ईटीएफ के रिटर्न्स को आराम से बीट कर सकते हो। तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि ईटीएफ के रिटर्न्स को पीछे छोड़ के उससे ज़्यादा रिटर्न्स कैसे बनाने हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। बीच में जो आप मिस करते हो ना, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती 2-3 मिनट की हैं, पर वो 2-3 मिनट वीडियो में कब बोला जाएगा आपको पहले से पता नहीं चलेगा। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप उसका जो मेन कोर पॉइंट है वो मिस कर जाओगे। और दूसरा, ये चैनल पे जितने वीडियोस मैं डाल रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, पर प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई कमेंट सजेशन है तो लिख के आप मुझे दे सकते हो। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंपनी को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, पर इससे पहले आगे बढ़े मैं क्लियर कर दूँ, ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ईटीएफ के हम जो रिटर्न्स हैं उसको बीट कैसे कर सकते हैं। और मोस्टली ईटीएफ्स जो हैं एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के रिटर्न्स को बीट क्यों नहीं कर पाएगा कभी भी। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, ना मैं सेबी के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड हूँ, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम वीडियो के जो कोर टॉपिक है उसमें घुसते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ईटीएफ्स ये होते क्या हैं। तो ईटीएफ जैसे अब ये जो मैंने ईटीएफ्स खोले हैं, ये मैंने निफ्टी के जो इंडेक्स है उसके ईटीएफ्स खोले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं निफ्टी क्या है फटाफट से। निफ्टी में क्या है, 50 कंपनीज हैं। तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसका एक इंडेक्स बना दिया गया, उसको निफ्टी बोल दिया जाता है। अब ये माना जाता है कि ये 50 कंपनीज एक तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, ताकि ये पूरे हर सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देखते हो तो इंडेक्स में आपकी दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक, सबसे बड़ी कंपनीज है वहाँ पे, और अपने अपने सेक्टर्स की लीडिंग कंपनीज हैं। और यहाँ पे ये इंडेक्स ऐसे बनाया जाता है कि ये नहीं कि सारे मेटल्स डाल दो, सारे बैंक्स डाल दो, सारी आईटी कंपनीज डाल दो, नहीं। यहाँ हर सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हर सेक्टर की इंडेक्स में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग पॉपुलर क्यों हुआ कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं उसको पिक करना मुश्किल होता है। कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बेकार है, वो पिक करना मुश्किल होता है। तो जो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा नहीं समझते स्टॉक सिलेक्शन को, जो अपना एनालिसिस खुद नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट चीज़ रहती है कि जाके ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रहता है ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में हालांकि आपका एक मैनेजर होता है, जो प्रोफेशनल मैनेजर सो कॉल्ड आपके पैसे मैनेज करते हैं, पर लॉन्ग रन में देखा गया कि उनके रिटर्न्स और ईटीएफ के रिटर्न्स तकरीबन बराबर आ जाते हैं। और ईटीएफ्स में फ़ायदा ये होता है कि आपको एक हाई फीस नहीं देनी पड़ती। इसकी जो फीस है वो बड़ी कम रहती है, क्योंकि यहाँ किसी को दिमाग नहीं लगाना ना कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। आप जैसे ही ईटीएफ परचेज करते हो और आपने सपोज 1 लाख रुपए ईटीएफ में लगाए, तो जो इनकी वेटेज है डिफरेंट कंपनीज की, वो 1 लाख रुपए अपने आप उस रेशो में स्प्लिट होके यहाँ पे अपने आप से इन्वेस्ट हो जाते हैं। जैसे अब एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी का जो यहाँ पे वेटेज है 14.37% है। तो रफली अगर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता है तो उसमें से 14,370 रुपये जो हैं वो आपके एचडीएफसी बैंक में चले जाएंगे। 9,730 रुपये जो हैं वो आपके रिलायंस में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग का, क्योंकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है वो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, इसलिए इनकी फीस कम होती है। काइंड ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है ये। तो ये हो गया ईटीएफ्स के बारे में। अब ईटीएफ जो है वो अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। यानी अब यहाँ पे निपॉन ने, एसबीआई ने, आईसीआईसीआई ने, अलग अलग कंपनीज जो यहाँ पे आप देख रहे हो, सब ने अपना अपना एक ईटीएफ बना रखा है। ये सारे के सारे का अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है कि कोई किसी में भी आप इन्वेस्ट करो, फाइनली वो निफ्टी को ट्रैक करेंगे। निफ्टी में अगर कोई कंपनी निकल जाएगी तो उसमें से पैसे बेच दिए जाते हैं, और जो नई कंपनी ऐड की जाती है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ये इतने सारे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, इनका सबका जो अंडरलाइंग वे ऑफ वर्किंग है वो सेम है।
तो यहाँ पे हम डिस्कशन खत्म करते हैं कि ईटीएफ इन जनरल काम कैसे करता है। ये मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया थोड़ा गूगल कर लेना, नहीं तो कमेंट्स में लिख देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ईटीएफ्स बेसिकली काम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस ये समझने का नहीं कि ईटीएफ कैसे काम करते हैं, हमारा मेन पर्पस ये समझने का है कि एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ईटीएफ को कैसे बीट करता है, राइट। तो आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो मतलब एक लॉजिकली हम समझेंगे चीज़ को। सपोज करो मैं आज जाता हूँ और आज मैं कहता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपीज़ जो है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने हैं। अब उसमें हो क्या रहा है, जैसे ही मैं कहता हूँ मेरे को निफ्टी 50 के ईटीएफ में 1 लाख रुपीज़ लगाने हैं, जैसे मैंने बताया इस वेटेज के हिसाब से, मैं वापस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खोल लेता हूँ, तो ये वेटेज के हिसाब से मेरे पैसे इन्वेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, राइट। अब आप मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी टाइम पे ये 50 की 50 कंपनीज अंडर वैल्यूड हो? ऐसा तो नहीं होगा ना। अब होगा क्या, ये 50 कंपनीज में से कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो कि इस वक्त ओवर वैल्यूड होंगी, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो अंडर वैल्यूड होंगी, और कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही होंगी। ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ, क्योंकि आप ईटीएफ में एक एक कंपनी को अलग अलग सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे ही आप ईटीएफ में 1 लाख रुपीज डालते हो, इन सब कंपनीज में वेटेज के हिसाब से उसी वक्त इन्वेस्टमेंट चली जाती है। तो क्योंकि आप सेम टाइम पे 50 कंपनीज को खरीद रहे हो, उसमें जो कंपनीज ओवर वैल्यूड हैं उनको भी आप परचेज कर रहे हो, जो अंडर वैल्यूड हैं उनको भी परचेज कर रहे हो, और जो अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही हैं आप उनको भी परचेज कर रहे हो। यानी एक ही इंस्टेंट में, एक ही टाइम पे, एक ही दिन में आपने 50 कंपनीज में छोटा छोटा पोर्शन खरीद लिया। तो अब यहाँ से आप मुझे खुद सोच के बताओ, अगर आप 50 कंपनीज को एनालाइज करने की कैपेसिटी नहीं रखते तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपके दोनों चीजें हो गई। एक, आप पूरी इकोनॉमी पे बेट कर रहे हो। दूसरा, आप डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो करके बना रहे हो। तीसरा, आप ऐसे कंपनीज में पैसा लगा रहे हो जो अपनी सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनीज है। तो आपके तीनों चीजें अच्छी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ईटीएफ उसके लिए बड़ा अच्छा होता है जो अपनी इन्वेस्टिंग खुद से नहीं कर सकता, जिसको एनालिसिस करना नहीं आता, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मार्केट 15-20% करेक्ट हुई हो, उस वक्त ईटीएफ में पैसे डाल दो, तो आपको सारी कंपनीज थोड़ी सस्ती भी मिल जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट करेक्ट हुई है। मार्केट का मतलब क्या होता है? इंडेक्स ही होता है ना। जब हम कहते हैं मार्केट 20% नीचे है, तो किसी इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं हो रही होती, वहां पे निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडेक्सेस हैं इनकी बात हो रही होती है। तो अगर निफ्टी ओवरऑल 20% नीचे आया हुआ है, कोई भी करेक्शन मार्केट में हुई हुई है, तो वहां पे उस वक्त इन जनरल सारी कंपनीज थोड़ी थोड़ी रिलेटिवली चीप हैं, तो वहां पे आप खरीद सकते हो। और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं समझ है, उनके लिए ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बट मैं एक्सपीरियंस इन्वेस्टर की बात करूंगी। धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप निफ्टी से बेटर रिटर्न्स कैसे बना सकते हो, या एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ऑलरेडी आज निफ्टी से बेटर रिटर्न्स क्यों बनाता है? क्योंकि पहली चीज, वो ये 50 की 50 कंपनी सेलेक्ट नहीं करेगा। अब आप ये समझो कि सारी की 50 कंपनीज A1 कंपनीज नहीं होती हैं। अगर होती भी है ना, तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है कि सारी कंपनीज, अगर आप एचडीएफसी बैंक देखो या रिलायंस इंडस्ट्रीज देखो या आईसीआईसीआई देखो, ऐसा नहीं होता कि ये कंपनीज कभी भी नीचे नहीं गिरती, राइट। अब ये वन डे चेंज को हम देखते हैं, यहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वन डे चेंज में आप देखो तो यहाँ पे 50 कंपनीज में अगर मैं देखूँ, हाईएस्ट जो पॉजिटिव है अभी तक एचडीएफसी, इसको स्क्रॉल करके हम देखते हैं, 1.15 था उसका, तो यहाँ पे अब 2.32 आया भारतीय एयरटेल का, और यहाँ पे अभी भी मैक्सिमम भारतीय एयरटेल का ही है। तो अब एक दिन का सिर्फ हम चेंज देख रहे हैं, तो एक दिन के चेंज में आपको क्या दिख रहा है कि भारतीय एयरटेल, यहाँ पे देखो बजाज ऑटो 5.9% एक दिन में ऊपर गया है, तो बजाज ऑटो नोट कर लिया हमने। तो ठीक है, यहाँ पे अब देखो एक दिन में बजाज ऑटो जो है वो 5.9 यानी ऑलमोस्ट 6% ऊपर चला गया, करेक्ट। सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, यहाँ मैं लॉन्ग टर्म की बात भी नहीं कर रहा। और उसी तरह से अगर अब आप उल्टा देखोगे कि सबसे ज्यादा बड़ा लूजर कौन सा था, तो यहाँ पे मैं लूजर निकाल लेता हूँ, ये 1.24% नीचे गिरा है HUL। और देख लेते हैं इससे कोई ज़्यादा नीचे गिरा है क्या। 1.24, ये 1.35 एशियन पेंट्स हो गया, और इससे ज़्यादा नीचे गिरा है कोई, देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे को अभी तक तो नहीं दिख रहा, ये है भारत पेट्रोलियम 1.81। तो यहाँ पे हम दो एक्सट्रीम्स में आपको बता रहा हूँ कि एक दिन, सिर्फ एक दिन का अगर हम चेंज लेते हैं, तो भारत पेट्रोलियम ऑलमोस्ट 2% नीचे गिरा है, और बजाज ऑटो जो है ऑलमोस्ट 6% ऊपर गया है। अगर आप इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, या पूरे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ईटीएफ में एक बारी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसी दिन पे आप बजाज ऑटो भी खरीद रहे हो, उसी दिन पे आप भारत पेट्रोलियम भी खरीद रहे हो। अब आप खुद सोचो कि इसमें डेफिनेटली एक चांस है एक दिन में फंडामेंटल वैल्यूएशन, एक दिन पहले जो था फंडामेंटल वैल्यूएशन बजाज ऑटो का, क्या वो अगले दिन चेंज हो गया? ऐसा तो नहीं है,
एक दिन में किसी कंपनी के फंडामेंटल्स इस साइज़ की कंपनी के चेंज नहीं हो जाते। इसी तरह से भारत पेट्रोलियम के फंडामेंटल्स क्या एक दिन में चेंज हो गए? नहीं। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो आपको प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है, ये सप्लाई डिमांड की वजह से है कि उस दिन किस कंपनी के एक जो है अच्छी न्यूज़ आ गई, तो शेयर्स की डिमांड बढ़ गई, और किस दिन जो है किसी कंपनी की खराब न्यूज़ आ गई, या किसी ने बेचना, कोई एफआईआईडी आया है, उसने बेचना शुरू किया तो उसकी प्राइस गिरनी शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना सही बात है, पर इसमें अगर हम अलग-अलग दिन पे इन्वेस्ट करें, सपोज़ करो हम इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं कि बजाज ऑटो हम मैन्युअली खरीदेंगे, पर तब खरीदेंगे जिस दिन वो 6-7% नीचे गिरा होगा। इसी तरह से हम भारत पेट्रोलियम उस दिन खरीदेंगे जिस दिन वो 3-4% नीचे गिरा होगा। तो क्या हम वही 50 स्टॉक्स जो कि हम इस इंडेक्स को बाय करके खरीद सकते हैं, जो ईटीएफ को बाय करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पैसा हम मैन्युअली इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। पर हम मैन्युअली इन्वेस्ट करते वक़्त ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम सारे स्टॉक्स को जो उनकी एक एवरेज प्राइस होती है उससे सस्ते पे खरीदें। यानी दोबारा से अगर मैं रिपीट करूँ यहाँ पे, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास चॉइस नहीं होती कि मैं एचडीएफसी बैंक किस प्राइस पे खरीदूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज किस प्राइस पे खरीदूँ, मैं आईसीआईसीआई किस प्राइस पे खरीदूँ। आपने अगर इस वक़्त डिसीजन लिया, तो इस वक़्त जो भी उसकी रनिंग प्राइस है, उस पे जाके आपका पैसा ऑटोमैटिकली उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट हो जाता है। व्हेयर एज़ अगर आप अपने दिमाग में सिर्फ़ एक इतना चेंज ले आओ कि मैं इन्वेस्ट तो इन्हीं 50 कंपनीज़ में करूँगा, पर मैं तब करूँगा टाइम टू टाइम जब ये कंपनी से करेक्शन में इंडिविजुअली होंगी, या जिस दिन इनका स्टॉक प्राइस 4-5% नीचे गिरा होगा। तो आपका ऑटोमैटिकली जो निफ्टी का इन्वेस्टमेंट है, वो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक सेम रहेगा जो कि ईटीएफ का है, बट यू विल एंड अप सिलेक्टिंग द स्टॉक्स ऑन डेज़ जिस दिन वो सस्ते हैं। तो आप ज़्यादा शेयर्स खरीद पाओगे, उतना ही 1 लाख आप इन्वेस्ट करोगे, वही वेटेज में इन्वेस्ट करोगे, पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएँगे। तो इस वजह से ये जो एक सिंपल मैंने तरीका बताया, इसमें भी आप देखोगे कि आपके रिटर्न्स जो हैं, वो ईटीएफ से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। अब ये तो उस इंसान के लिए हो गया जो कंपनीज़ की वैल्यूएशन नहीं कर सकता, जो अपना एनालिसिस खुद नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ ये देख रहा है कि 1 डे में चेंज कितना हुआ। तो उसको दिख रहा है कि बजाज 6% ऊपर गया, चलो आज बजाज में नहीं खरीदते। जो-जो कंपनीज़ गिरी हैं नीचे उनको खरीद लेते हैं, बाकियों को नहीं खरीदते। पर अगर कोई एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, जो इंडिविजुअल कंपनीज़ को एनालाइज़ कर सकता है, जो उनकी वैल्यूएशन को निकाल सकता है, तो वो इन कंपनीज़ को तब परचेज़ करेगा जब ये सच में अंडर वैल्यूड हैं। तो वैसे इन्वेस्टर के साथ होगा क्या कि अगर ये 50 कंपनीज़ में उसको इन्वेस्ट करना है, वो कभी भी इंडेक्स के थ्रू एक दिन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो लॉन्ग पीरियड होगा, मे बी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बारी-बारी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट का मौका आएगा जब ये कंपनीज़ अंडर वैल्यूड हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी कंपनी कभी अंडर वैल्यूड नहीं होती। सारी कंपनीज़ करेक्शन में जाती हैं, सारी कंपनीज़ कहीं न कहीं किसी न किसी टाइम पे अंडर वैल्यूड हो जाती हैं। एटलीस्ट अगर एब्सोल्यूटली अंडर वैल्यूड नहीं होती, तो रिलेटिवली जिस प्राइस पे वो जिस पीई पे नॉर्मली ट्रेड करती हैं, उससे वो काफ़ी नीचे आ जाती हैं। तो अगर कोई पेशेंस रखे और कंपनीज़ को सही से एनालाइज़ करे, और उनको सही टाइम पे जब उनकी प्राइसेज़ नीचे गिरी हों, उस वक़्त इन्वेस्ट करे, तो वो जो आपका पोर्टफ़ोलियो बनेगा, उसमें स्टॉक्स तो सेम होंगे, जो कि ईटीएफ वाले स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, वही 50 स्टॉक्स होंगे, पर आपकी बाय प्राइस जो है, वो कहीं कम होगी। उस वजह से जो आपके रिटर्न्स हैं, वो कहीं ज़्यादा मिलेंगे। तो आप आराम से निफ्टी को बीट कर सकते हो, बिना इवन ये ध्यान लगाए कि मेरे को कौन-सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड आप अपना ईटीएफ खुद बनाओ। इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग एन ईटीएफ, उसमें ईज़ी हो जाता है, एक ईज़ के लिए आप बाय कर लेते हो कि चलो अब निफ्टी में आज पैसा लगा देते हैं, मेरे को कोई दिमाग नहीं लगाना, मेरे को मैन्युअली नहीं खरीदना। मैं कह रहा हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन में भी दिमाग नहीं लगाना, पर आप ये सोचो कि जब एचडीएफसी बैंक, अब एचडीएफसी बैंक को अगर आप जाके देखोगे ना, तो ये 1450, 1500 से 1750 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। आज अगर इसकी प्राइस सपोज़ करो कि 1800 रुपीज़ की है, तो आप 1800 रुपीज़ पे अगर जाके अगर आज आप बाय कर रहे हो, तो आपके पैसे 1800 में एचडीएफसी बैंक पे लग रहे हैं। आपको पता है ना कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये 1600 तक गिरता है, 1550 तक भी चले जाता है। तो पेशेंटली जो जाके 1550 की प्राइस पे खरीदेगा इसको, उसको 1800 पे खरीदने वाले से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे ना। और जो इनको एब्सोल्यूटली एनालाइज़ कर सकता है, यानी इनकी वैल्यूएशन खुद निकाल सकता है, वो 1550 पे भी शायद ना खरीदे। अगर उसकी वैल्यूएशन 1400 की निकल के आती है, तो वो वेट करेगा। अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में जब भी वैल्यूएशन उससे नीचे आएगी, वो वहाँ जाके इन्वेस्ट करेगा। तो अलग-अलग लेवल्स होते हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हो। पर ये एक जनरल रीज़न है, ये जो ईटीएफ्स होते हैं,
दे आर वेरी वेरी सूटेबल फॉर पीपल जो खुद अपना एनालिसिस नहीं कर सकते या जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो बिल्कुल बैठ के स्टॉक मार्केट को ट्रैक करें और देखें कौन सा शेयर आज नीचे आया हुआ है, कौन से इंडेक्स को बिलोंग करता है और मैं उसमें आज खरीद लूँ। जो एक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए ईटीएफ्स आसान रहते हैं। उनको ईटीएफ्स अच्छे खासे रिटर्न्स भी देते हैं, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इकोनॉमी ने ग्रो करना है तो आपका इंडेक्स तो ग्रो करेगा ही करेगा। और अगर आप इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। पर जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा सकता है, जो थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस खुद कर सकता है, वो अपने इंडेक्स के रिटर्न्स जो ईटीएफ के रिटर्न्स हैं, उनसे कहीं बेटर रिटर्न्स अचीव कर सकता है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली मैसेज कन्वे हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं, कोई कन्फ्यूजन रह गया और कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हो, तो कमेंट्स में आप लिख देना, मैं अकॉर्डिंगली उसके वीडियो बना दूंगा। अगर कमेंट्स में ही सॉल्व कर पाऊंगा तो वहीं पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।